नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ PCS टेस्ट सीरीज़ को लेकर आए हैं, जो कि PCS के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। यह प्रारंभिक परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 201 से। प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय 1947 में JB कृपलानी अध्यक्ष थे। कौन थे? JB कृपलानी। आइए प्रश्न नंबर 202 में आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेडक्लिफ आयोग बना था। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। किसने किया था? भारत और पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 203, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से किस वर्ष पृथक हुआ? 1927 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर साइमन कमीशन ने सिफारिश की थी कि उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाए। तो 1930 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया था। कब अलग हुआ था? 1930 में बिहार से पृथक हो गया था। अब आइए, सैडलर आयोग किससे संबंधित है? 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। यह शिक्षा से संबंधित है। इसी सैडलर आयोग की सिफारिश के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 205 में आते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 में, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। यह प्राथमिक शिक्षा के संबंध में था। तो हंटर कमीशन कब गठित हुआ था? 1882 ईस्वी में। चार्ल्स वुड की डिस्पैच जो आया था 1854 ईस्वी में, चार्ल्स वुड डिस्पैच, उसकी प्रगति कितनी हुई उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 207 नंबर का। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य पर साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह लाला लाजपत राय जी का कथन है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी थीं। वहीं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी लाठी पड़ी थी। परंतु लाला लाजपत राय को जो लाठियां पड़ी थी उससे बहुत वो घायल हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 208 है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसके साथ सीधा संबंध है? पूना समझौता भारतीय दलित वर्ग के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? भारतीय दलित वर्ग के साथ संबंधित है। 1932 में पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूरा समझौता होता है। क्यों हुआ था पूना समझौता? 1932 में अगस्त अवार्ड जो दिया गया था रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल जो दलितों को दिया गया था, इसका विरोध गांधी जी ने किया था। गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन में बैठ गए थे पूना जेल में। तो इस आमरण अनशन को तोड़ने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। इस समझौते के तहत पृथक निर्वाचक मंडल को रद्द कर दिया जाता है, जो कि दलितों को दिया गया था, और दलितों के लिए केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। वहीं राज्य की विधानसभाओं में 148 सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन के द्वारा चटगांव सत्याग्रह को लूट लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। 1933-34 में लगभग इनको फांसी दे दी गई थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह जेल से भागकर राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और जवाहरलाल नेहरू
की अध्यक्षता करते हैं? अंतरिम कैबिनेट की। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता, अंतिम सरकार बनती है 1946 में। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन होता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वहीं अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। सरदार पटेल का नाम याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 214। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन महोदय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया। किसने? लॉर्ड रिपन महोदय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा संरक्षण अधिनियम है, अर्थात इसमें अंग्रेजों ने जो प्रेस पर मुंह बंद करने वाला कानून लागू कर दिया था, अर्थात ये प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छाप ना पाएँ, उनके खिलाफ कुछ लिख ना पाएँ। अतः अंग्रेजों ने षड्यंत्र के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में यह लगा था और रिपन ने इस प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यह पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 217। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोबा भावे। भूदान आंदोलन से विनोबा भावे संबंधित हैं। लाख बख्श के नाम से जानने वाला भारतीय शासक कौन है? सल्तनत काल में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श अर्थात इसे लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह बहुत दानशील व्यक्ति था। अपनी दानशीलता के कारण उसके लाख बख्श कहा जाता। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। देखिए क्वेश्चन जो आ गया, देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इस वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक महान शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। किसने? कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। ठीक है, बलबन के नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक के नहीं थे, अकबर के नहीं थे, तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। कौन? अल बरूनी। चलिए भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि खिलजी वंश का बहुत महान प्रतापी शासक था, इसने बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की पद्धति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के दखल का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 224 हो गए। 225। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसका डेट कब है? इसकी डेट मुझे शायद याद आ रही है, 1398 ईस्वी में शायद इसका आक्रमण हुआ था। एक बार आप इसे कन्फर्म कर लीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब आक्रमण किया था। मुझे एक डेट याद आ रही है, 1398 ईस्वी में, शायद यह सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था। शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके शासनकाल में अग्रगामी
की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो को किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति था जिसने कई शासकों का शासनकाल देखा था, लगभग 6 से 7 शासकों का शासनकाल देखा था। चलिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन, यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस परीक्षा में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। किसने किया था पोलो खेल? तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? सितार। यह प्रश्न भी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है। तो किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु रामानंद थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर निर्गुणवादी थे। चलिए, साखी शबद रबैनी, यह सब कबीर की रचनाएं हैं। कबीर के गुरु रामानंद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 231, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगहर में। दिल्ली में नहीं हुआ, हैदराबाद में नहीं हुआ, मथुरा में नहीं हुआ, मगहर में हुआ। चलिए, कबीर का जन्म मगहर में हो गया। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के शासन काल के समकालीन थे, परंतु यह दरबार में कभी नहीं आए थे। भक्त तुकाराम जहांगीर के शासनकाल के समकालीन थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा दिया गया है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। 234, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु जी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य और गायन के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। ईश्वर की प्राप्ति हेतु इन्होंने भक्ति को आदर्श रूप माना और नृत्य और गीतों के माध्यम से अपने ईश्वर की आराधना का मार्ग बताया लोगों को। तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य और गीतों के माध्यम से ईश्वर को अपने पास अनुभव करने का माध्यम बताया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235 है, ब्रिटिश सरकार में महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी वह उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वह थी कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि थी। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी। गांधी जी को यह उपाधि रॉलेट एक्ट के समय, जलियांवाला बाग के समय वापस कर देनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यह भी उनके जीवन में एक दाग के रूप में सामने आता है। एक दाग और है कि जब गांधी इरविन समझौता होता है तो गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी दी गई थी उसको रोकने का भी प्रयास नहीं किया था। तो यह कुछ विवादास्पद कार्य थे गांधी जी के। इन्होंने केसरे हिंद अपने असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने वापस किया, जबकि जलियांवाला बाग के समय इनको वापस कर देना चाहिए था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भीखाजी कामा ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 233वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। दूसरा सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर पूछा गया तीसरे सत्याग्रह कौन थे तो ब्रह्मदत्त थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब चालू किया गया था? 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे। चलिए, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस पर रद्द कर दिया गया था? तो 1905 ईस्वी में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 का समय था, 1905। और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में महारानी की घोषणा पढ़ के सुनाई थी। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इसमें एक और विशेष बात थी कि कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। कब स्थानांतरित किया था? 1912 में स्थानांतरित हुई थी। अप्रैल के महीने 1912 में यह दिल्ली में स्थानांतरित हो गई थी, कलकत्ता से हटकर। तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। इसे आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी?
ढाका। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और इसका प्रारंभिक नाम अभिनव भारत का मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला। तो वी डी सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा महात्मा गांधी ने, और सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग करते हैं 1940 में लाहौर अधिवेशन में, पृथक राष्ट्र की मांग करते हैं लाहौर अधिवेशन में, इन मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि प्रारंभिक वर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और राष्ट्रवादी आंदोलन को साथ साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? सूरत की फूट 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। विभाजन क्यों होता है? नरम दल चाहते हैं कि हमारा आदमी अध्यक्ष बने, गरम दल चाहता है कि हमारा आदमी अध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष पद को लेकर फूट हो जाती है और गरम दल कांग्रेस से अलग हो जाती हैं और नरम दल के हाथों में कांग्रेस की कमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अगर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो हम स्वच्छ प्राणवायु नहीं प्राप्त कर पाएंगे, प्राणवायु नहीं प्राप्त करेंगे। यह अरविंद घोष का कथन है। अरविंद घोष का। किसका कथन है? अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का नगर है सैन फ्रांसिस्को में की थी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल महोदय ने। अन्य लोग भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 246, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना अभी मैंने बताया 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम कब गाया गया? का शीर्ष गीत वंदे मातरम कब बना? स्वदेशी आंदोलन में बना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम जानते हैं 1905 में जब भारत का बंगाल का विभाजन किया गया था तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत शीर्ष आंदोलन का गीत बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक, लेकिन कहता कौन है? वैलेंटाइन सिरोल कहते हैं। सब आदमी नहीं कहते, पूरा भारत नहीं कहता, केवल वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारत की अशांति के जनक दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक जी बहुत महान व्यक्ति थे, अशांति के जनक नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल बाल पाल त्रिकुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? लाला लाजपत चुने गए थे। आई थिंक 1920 में चुने गए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाला लाजपत राय कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मुझे यह याद आ रहा है कि शायद यह 1920 में बने थे। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे, ये आप लोग का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? अर्थात कौन सा नगर जहां व्यापार होता था? तो पत्तन नगर लोथल है, गुजरात का लोथल, यह पत्तन नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूं, किस मुगल सम्राट ने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, यह जहांगीर ने कहा था, क्योंकि जहांगीर चित्रकला को बहुत प्रशय देता था, मानता था। वह बहुत बड़ा चित्रकार भी था, बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारों को अपने दरबार में प्रशय देता था। वह यह कहता था कि यह चित्र अगर एक चित्र कई चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है तो मैं देखकर पहचान लूँगा कि अमु चित्र में फला अंग किस चित्रकार ने बनाया, फला अंग किस चित्रकार ने बनाया। यह कथन भी जहांगीर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है?
शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के काल में वास्तुकला, स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। शाहजहां के काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के बाद, जिनका नाम था मेहरुन्निसा मुमताज महल, उनकी याद में बनाया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। संगमरमर का काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? पट्टा कबूलियत की प्रथा शेरशाह सूरी के शासनकाल में लागू हुई थी। इन्होंने एक दर तालिका, रई का प्रारंभ किया था। रई देखिए, ये रई है, यह दर तालिका है, यह भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी, आमेर ने की थी, बीकानेर ने की थी, मारवाड़ ने की थी, मेवाड़ ने नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने एतमाद उद दौला का मकबरा बनाया था। एतमाद उद दौला कौन थे? नूरजहां के पापा जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। तो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में किसके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर युद्ध करने नहीं गया था, उसका प्रधानमंत्री, उसका वकील युद्ध करने गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। दीन इलाही को मानने वाला केवल एक हिंदू था, बीरबल था। कौन था? बीरबल था। तो दीन ए इलाही धर्म, हिंदू मुस्लिम एकता, सभी धर्मों का समन्वय, इसमें बात रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार पद आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन को वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर के दरबार में तानसेन सुशोभित होते थे। कौन सी उपाधि दी थी? वाणी विलास कंठाभरण। और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। कौन थे? स्वामी हरिदास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। फारसी भाषा थी मुगल की राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर ही था। अकबर सती प्रथा की भर्त्सना करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की स्थापना हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध हमने बताया 1526 ईस्वी में हुआ था। अकबर के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न IAS परीक्षा में पूछा गया है। भाइयों बहनों, IAS परीक्षा में पूछा गया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा में किया गया था। सीधे यही प्रश्न पूछा गया था, IAS क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भूराजा सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। आइन ए दहसाला पद्धति अकबर काल में लागू की गई थी। टोडरमल
भूराजों से संबंधित व्यक्ति थे, अकबरकालीन थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन को क्या कहा जाता था? इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। इसमें पहले केवल मुस्लिम धर्मविद धार्मिक चर्चा करते थे, परंतु अकबर ने 1578 ईस्वी में इस उपासना भवन, जिसको इबादत खाना कहा जाता है, इसके द्वार सबके लिए खोल दिए थे। तो उपासना भवन अकबर ने प्रारंभ किया था 1575 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी को शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां का नाम याद रख लीजिएगा, इसने राजधानी स्थापित की थी मुगल काल में। अकबर के युवावस्था में उनके संरक्षण बैरम खां थे। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है तो बैरम खां और हेमू के बीच होता है। अकबर उस समय छोटे व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी। करनाल में की थी, दिल्ली में की थी, लाहौर में की थी, कन्नौज में नहीं की थी। तो कन्नौज में नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? बाबर ने। बाबर ने नूर ए अफगान बाग का निर्माण करवाया था। नूर ए अफगान बाग एक आगरा में है, एक काबुल में है। काबुल में इसको दफना दिया गया था, है ना। तो नूर ए अफगान बाग की स्थापना की थी, जिसमें बाग बगीचे बहता हुआ पानी था। बाबर का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी? बीरबल अकबर के नौरत्न थे। बीरबल का असली नाम महेशदास था। बीरबल इनकी उपाधि थी। चलिए, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जाहिर सी बात है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ये सबको याद होगा। एक बार रिवीजन हो गया, अच्छी बात है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। पंजाब के कलानौर में 1542 ईस्वी में। कहाँ? 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। पंजाब के कलानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कहा जाता है कि ईंटों के सिंहासन पर हुआ था अकबर का वो राज्याभिषेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे अर्जुन देव। अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। अकबर के सामने किस वंश ने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन लिखा हुआ। यह क्वेश्चन कुछ गलत प्रतीत हो रहा है, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी अकबर के द्वारा? यह प्रश्न कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न पर विवाद है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ अकबर का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैजी किसके दरबार में थे? फैजी अकबर के दरबार में थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के दरबार में फैजी थे। वहीं किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। परंतु 1540 ईस्वी में एक और युद्ध होता है दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में। 1540 ईस्वी में कब होता है? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और दिल्ली पर अधिकार करके द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन से साम्राज्य की? द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, सब जानते होंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने शासन किया था। जब 1540 ईस्वी में इस कन्नौज युद्ध में हार जाता है हुमायूं, तो यह कर्मनाशा नदी में कूद जाता है। एक भिस्ती द्वारा इसकी रक्षा की जाती है और यह मरने से बच जाता है ना। तो उस भिस्ती को एक दिन का सम्राट बनाता है। कौन बनाता है? यही हुमायूं बनाता है। शायद चौसा का युद्ध में हुमायूं ऐसा करता है। तो कन्नौज युद्ध के बाद यह फारस चला जाता है। फिर दोबारा फिर यह जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में कालिंजर के समय, तो उसके बाद वह फिर भारत में आक्रमण करता है। कौन? हुमायूं आक्रमण करता है। फिर से यह दोबारा मुगल साम्राज्य में शासक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार शासक बना, कौन बना? हुमायूं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है, बीबी का मकबरा। राबिया उद दुरानी हैं इनकी पत्नी। किसकी? राबिया उद दुरानी का मकबरा भी कहते हैं बीबी के मकबरे को। औरंगजेब की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान शासन की स्थापना की थी? द्वितीय अफगान शासन की स्थापना की थी, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1940 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती किस वंश की शासक थी? चित्तौड़ की शायद शासक थी। यह प्रश्न आप लोग बताइएगा, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? ठीक है। चलिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामा कर पुनः लगाया था? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। औरंगजेब की विशेषता यह भी थी कि आई थिंक 1580 ईस्वी में, सन ना याद करिएगा, 1580 ईस्वी में लगभग बता रहे हैं, औरंगजेब ने यूरोपियों पर भी जजिया कर लगा दिया था। यह प्रश्न अगर पूछा गया कि यूरोपियों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, यह हमारे औरंगजेब महोदय थे। तो दोबारा जजिया कर औरंगजेब ने लगाया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों को किलों का स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में यह तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। चलिए, दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। अब्दुस समद। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कांधार। कांधार झगड़े की जड़ थी। कांधार को अकबर ने जीता था, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में यह कांधार शायद मुगलों से अलग हो गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेर शाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग जानते होंगे, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय दसवंत, बसावन, महेश, ये सब चित्रकार थे। दसवंत उस्ताद मंसूर, और मंसूर आपके जहांगीरकालीन चित्रकार थे। अबुल फजर चित्रकार नहीं थे। तो दसवंत थे, दसवंत बसावंत हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार थे। चलिए, अकबर के समय के चित्रकार थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते आते हैं। अगला प्रश्न है 303 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार क्या था? कौन था? मंसूर था। तो जहांगीर के दरबार में मंसूर थे और बिशन दास थे। पक्षी चित्रकारी में मंसूर प्रसिद्ध थे।
नादिर उर असर की उपाधि जहांगीर ने इन्हें प्रदान की थी। तो पक्षी चित्रकार मंसूर थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, अर्थात सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू मनसबदार कहां थे? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बागबर की पुत्री थी यह, और हुमायूं की बहन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। यह एक अंग्रेजों का दल था जिसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। 8 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था इंग्लैंड में, और यह 1928 ईस्वी में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 लिखा हुआ है, इसमें संदेह है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में नहीं हुई थी, यह 1924 या 25 में हुई थी। यह प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1924 या 25 में हुई थी, कंफर्म करके आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता है। जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा है। ग्वालियर जाइएगा तो देखिएगा तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। धार्मिक रूप से यह कट्टर व्यक्ति था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। यह महात्मा बुद्ध बौद्ध शैली का मिश्रण पाया जाता है, किसमें? पंचमहल में। तो बौद्ध विहार की नक्शे की तरह है पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल। मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया था। मेहरून निशा नाम था, अभी एक प्रश्न आया था जिसमें मेहरून निशा बोल दिया गया, जो कि मुमताज महल उनका नाम था, अर्जुमन बानो बेगम उनका नाम था। मेहरून निशा तो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां। चलिए, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों ने नौरोज त्योहार लिया, किससे लिया? पारसियों से लिया। पारसियों से नौरोज त्योहार लेना प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? 1940 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद द्वितीय अफगान युद्ध की स्थापना हुई थी। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा था, औरंगजेब विजय हुआ था। पेट्राडुरा का आरंभ जहांगीर ने किया था। पेट्राडुरा का प्रारंभ किसने किया था? जहांगीर के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? किसके शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती संगीत को भगवान ईश्वर के पहुंचने का मार्ग कहते थे। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। किससे संबंधित है? हिंदूवाद से नहीं संबंधित है, बुद्धवाद से नहीं, सिखवाद से नहीं, इस्लाम से संबंधित है सूफी सिलसिला। इस्लामी रहस्यवाद आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन क्या है? इस्लामी रहस्यवाद है। निम्नलिखित में से सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफिया कलाम जी
एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो कश्मीर की विशेषता है। सूफिया कलाम संगीत है, कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। कौन? शेख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में इनकी दरगाह है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का कौन प्रयोग कर रहा है? अमीर खुसरो कर रहे हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और कालाशोक इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? कालाशोक थे या सर्वकामी थे? इसमें कंफ्यूजिंग है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? कालाशोक या सर्वकामी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना निम्नलिखित में किसकी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। पिटक 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक। तो 3 प्रकार के पिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनकी भाषा पाली भाषा है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचरण, संघ के नियम, इन सब का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का संकलन किया गया है। वहीं अभिधर्म पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं का दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो 3 पिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। अशोक का एक शिलालेख है रुम्मनदेई अभिलेख, जिसमें बौद्ध धर्म का गमन अशोक के शासनकाल में हुआ था। रुम्मनदेई अभिलेख से वहां अशोक ने जो टैक्स था उसको कम कर दिया था। सांची क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप अकबर ने बनाया था, जो कि बहुत बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतम, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इनका लालन पालन महाप्रजापति गौतम ने किया था। इनकी माता का देहांत 7 दिन में हो गया था, तो इनकी महाप्रजापति गौतम ने ही इनका लालन पालन किया था। जातक किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। जातक कथा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। घोड़ा क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। महावीर का मूल नाम वर्धमान है। महावीर जैन धर्म से संबंधित हैं। कहां से, किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध संबंधित हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। हिंसा ना करना, यह आधार बिंदु है जैन धर्म का। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने जियो और जीनो दो कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त संघ प्रमुख होना चाहता था महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। निर्वाण के लिए कैवल्य, पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजित किया गया था? राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने की थी। सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की थी। स्यादवाद का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म से स्यादवाद मतलब है या फिर नहीं है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला बिहार में स्थित है। विक्रमशिला महाविहार बौद्ध शिक्षा का केंद्र था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है, जो कि बिहार में स्थित है। नालंदा विहार सबसे प्राचीन विहार है, नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम जैन सभा महासभा का आयोजन? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद तीनों के समकालीन नहीं था। आगे देखते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जाना जाता है? पद्यपाणी के नाम से जाना जाता है अवलोकितेश्वर को। अवलोकितेश्वर को पद्यपाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसके समय बुद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान महायान के समय में विभाजित हो गया था? तो कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कनिष्क के शासनकाल में यह संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगति। इसके शासनकाल में हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म बट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयीनाथ योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र इन्होंने पुस्तक लिखी थी। मौर्यवन की स्थापना में चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। प्रश्न नंबर अगला, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। कारुवाकी अशोक की पत्नी का नाम है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली से संबंधित है। किससे संबंधित है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली। अनेकांतवाद, प्रश्न है अनेकांतवाद में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? जैन मत का सिद्धांत। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? समझिए, यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार किया था? अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी। वहीं देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासनकाल में के शासन विस्तार में किसने मुख्य मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। इनका नाम विष्णुगुप्त है। तो चंद्रगुप्त के शासन का विस्तार किसने किया? चाणक्य महोदय ने। सांची किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला और मूर्तिकला का सांची निरूपण करता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु शासक नहीं है। अशोक शासक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य शासक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का पुत्र कुणाल। राहुल पुत्र था किसका? महात्मा बुद्ध का। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन काल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था, पाटलिपुत्र का नाम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया पीसीएस में। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। यह अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने, अर्थात विष्णुगुप्त ने लिखी। चलिए, किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया?
अशोक ने किया, वो शकु द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ग्रीकों के द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में पहली बार लाया गया था। अब अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है। कहां पे है? मथुरा संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। मामूल नार ने इसका उल्लेख किया है, मामूल नार ने। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, याद रखिएगा, कुषाणों के सामंत गुप्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में होती है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। 1885 ईस्वी में पहली बैठक होती है, दिसंबर का महीना होता है। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कहे जाते हैं इनका पूरा नाम। वहीं डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहे हैं, पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध नेता कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह प्रश्न आप लोग को याद होगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 380 क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के कालकाल में पारित हुआ? कर्जन के शासनकाल में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1902 ईस्वी में रैले कमीशन ने सिफारिश की थी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बने, तो रैली कमीशन की सिफारिश के आधार पर कर्जन महोदय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। एस.एन. टैगोर पहले सिविल सेवा आईसीएस ऑफिसर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद फिन्सबरी के लिए निर्वाचित हुए थे। कहां से निर्वाचित हुए थे? फिन्सबरी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारतीय संघ कहा जाता है, की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यह क्वेश्चन आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1950 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, यह भी आप लोग को पता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हरदयाल ने की थी, यह भी आपको पता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर ने कहा था, यह भी आपको पता है। मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909 में हुआ था। किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। इसकी प्रमुख बातें यह थी कि इस मिंटो मार्ले सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। अंग्रेजों की बाटो राज की नीति यहां हमें देखने को प्राप्त होती है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। वही गर्म दल के प्रमुख नेता तिलक बाल पाल थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, यह गर्म दल के नेता थे, लेकिन गर्म दलीय आंदोलन के पिता बाल गंगाधर कहे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्रांतिकारी था जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बना? अरविंद घोष। अरविंद घोष एक योगी और दार्शनिक बाद में बने थे, जो कि क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट और तिलक महोदय के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1916 ईस्वी में की गई थी। पहले तिलक करते हैं, फिर एनी बेसेंट करते हैं। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोने ने भारतीय अशांति का जनक कहा। वहीं आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, यह पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। बाल गंगाधर तिलक
ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था। एसएन बनर्जी बंगाल विभाजन के बहुत बड़े विद्रोही नेता के रूप में सामने आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बहुत विशाल जनसभा करते हैं जिसमें 75,000 लोग पहली बार सम्मिलित होते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष विदेशी महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। 1917 में बनती हैं, यह कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया जाता है। वही 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बनाई जाती हैं, या भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था? एसएन बनर्जी को आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया था, यह इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्त हुए थे। चलिए 400 क्वेश्चन हो गए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।